हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेशी अकाउंट क्लासेस। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज पढ़ते हैं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का BBA थर्ड सेम का मैनेजमेंट अकाउंट्स का लास्ट ईयर का पेपर जो आपके एग्ज़ाम में आया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलिंग प्राइस 18 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये पर यूनिट, यूनिट सोल्ड 5000, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटा दी। तो 18 में से 12 घटाए 6 रुपये आए, 6 में 5000 यूनिट का गुणा करा, कुल मिलाकर 30,000 रुपये आए। तो आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स ₹1,00,000, टोटल कॉस्ट ₹90,000, फिक्स कॉस्ट ₹30,000, PV रेशो विल बी। यानी ये बता रहा है कि सेल 1,00,000 रुपये है, टोटल कॉस्ट 90,000 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये है, PV रेशो कितना होगा। तो PV रेशो का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं रखी है, तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद जो बचेगी वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। टोटल कॉस्ट है 90,000, फिक्स कॉस्ट है 30,000, 90,000 में से 30,000 घटाए 60,000 रुपये आई वेरिएबल कॉस्ट की। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वाले फॉर्मूले में लगाए तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100, 1,00,000 माइनस 60,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100। 1,00,000 में से 60,000 गए, 40,000 बचे, 40,000 बटे 1,00,000 इंटू 100 बराबर 40%। क्वेश्चन नंबर 3, PV रेशो 40%, कंट्रीब्यूशन 2,50,000 रुपये, प्रॉफिट 1,00,000 रुपये। MOS कितना होगा। MOS का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन PV रेशो। प्रॉफिट कितना है 1,00,000, PV रेशो कितना है 40%, 1,00,000 बटे 40 इंटू 100। कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 2,50,000 रुपये। तो आंसर हुआ C, 2,50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, अगर PV रेशो 25% है और कंट्रीब्यूशन 2,00,000 रुपये है और लॉस 50,000 रुपये है तो BEP कितना होगा। तो 2,00,000 रुपये में 50,000 जोड़े 2,50,000 रुपये हो गए। 2,50,000 इंटू 100 बटे 25%। कैलकुलेट करने पे आंसर आया 10,00,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर इज एडेड टू। इस क्वेश्चन में कहता है कि कैश बजट में कैश डिस्काउंट कस्टमर को जो अलाउ किया जाता है वो कहाँ पर ऐड किया जाता है। या तो ये क्वेश्चन कुछ समझने में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन कुछ गलत है, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है कस्टमर को जो हम अलाउ करते हैं वो कैश डिस्काउंट किसी भी जगह ऐड नहीं होता, बल्कि कैश सेल में से कैश डिस्काउंट घटा दिया जाता है। समझे। या सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कैश डिस्काउंट कैश सेल में रिसिप्ट साइड में दिखा देती हैं और बाद में पेमेंट साइड में से लेस कर दें, इसलिए इसे रिसिप्ट साइड में शो कर दिया गया है। ये कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जब बजट दैट इज सेट फर्स्ट एंड ऑल द अदर बजट्स आर सबऑर्डिनेट टू इट इज। कि बजट बनाने से पहले सबसे पहले कौन सा बजट बनाया जाता है, उसके बाद सारे बजट उसके सबऑर्डिनेट काम करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले मास्टर बजट बनाते हैं, मास्टर बजट के अंतर्गत ही सारे बजट आते हैं, और कुछ बुक्स में आंसर दे रखा है कि बजट फॉर द की फैक्टर्स। तो 2 आंसर इसमें एप्लीकेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस आर इक्वल टू। नेट प्रॉफिट में जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है जब उन्हें ऐड कर दिए जाते हैं तो बनता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका पहला आंसर बनेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। इनमें से कौन सा नॉन कैश एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल नहीं है। A, depreciation, B, wages and salary, C, telephone expenses, D, none of these।
वेजेज और सैलरी पेमेंट की जाती है कैश में, टेलीफोन एक्सपेंसेस कैश में पेड किए जाते हैं, पर डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, उसे कैश में कहीं भी दिया नहीं जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बीईपी इज दैट वेयर, बीईपी कहाँ पर होती है? ए देयर इज मिनिमम प्रॉफिट, नो देयर इज मिनिमम लॉस, नो देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट, नो देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बताया जाता है कि बीईपी उस पॉइंट को कहते हैं कि जहाँ पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। बीईपी से ऊपर जितनी भी सेल होगी तो हम अपने प्रॉफिट करते रहेंगे, और बीईपी से कम सेल की स्थिति में हम लॉस में होते हैं। तो यहाँ पर आएगा डी पॉइंट, देयर इज नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बीईपी बाय इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बढ़ाने पर बीईपी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट बढ़ाने पर बीईपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि क्योंकि हम जब बीईपी निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है बीईपी बराबर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो बीईपी ज़्यादा होगी, बीईपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बीईपी भी ज़्यादा होगी, इसलिए इसका आंसर होगा बी, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11। When fixed cost is ₹7,000, profit ₹3,000 and sales ₹50,000, the PV ratio will be। तो PV रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PV रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है C/S × 100, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल × 100। कंट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 7,000, प्रॉफिट कितना है? 3,000। तो 7 और 3 10, 10,000 बटे 50,000 × 100, तो कुल मिलाकर कितना आया? 20%। तो इसका आंसर होगा बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी। वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज होने पर बीईपी का पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि बीईपी की परसेंटेज, वो बीईपी जो है उसको निकालने के लिए हमें पीवी रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, और वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होने की दशा में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी पीवी रेशियो की परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? जब वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी तो बीईपी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13। इफ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट टू सेल 60%, फिक्स कॉस्ट आर 30,000, the BEP would be वेरिएबल कॉस्ट सेल की 60% है, फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये है, तो बीईपी कितनी होगी? पीवी रेशियो निकालते हैं तो 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी पीवी रेशियो आएगा 40%। और बीईपी निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यानी 30,000 बटे 40%। तो कैलकुलेट करा, आंसर आया 75,000। तो इसका आंसर होगा ए, 75,000। क्वेश्चन नंबर 14। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹15। परिवर्तनशील लागत 15 रुपये पर इकाई है, फिक्स कॉस्ट 54,000 रुपये है, बीईपी 6,000 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? फॉर्मूला होता है बीईपी यूनिट का फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है 54,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 15,000 और बीईपी दे रखी है 6,000। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू लगा लें 6,000 बराबर 54,000 अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 15 रुपीज़। तो कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 24 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन पीवी रेशियो इज 25%, बीईपी इज रुपीज 50,000, देन फिक्स कॉस्ट विल बी। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला निकाल दीजिए, बीईपी इंटू पीवी रेशियो बटे 100, 50,000 इंटू 25 बटे 100। आंसर आया 12,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16, इफ रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल 80%, देन पीवी रेशियो। अभी बताया था कि पीवी रेशियो जो होती है 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज, तो 100% में से 80% घटा दिया, आंसर आया 20%। यानी कि पीवी रेशियो आपका कितना होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 17, ए लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट्स, ये लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट्स, यानी कि लो स्टॉक टर्नओवर है तो क्या इंडिकेट करता है? ए ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, बी मोनोपोली सिचुएशंस, सी सॉल्वेंसी पोजीशन, डी नन ऑफ दीज। जो लो स्टॉक टर्नओवर होता है वो बताता है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में स्टॉक में कर रखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ए ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला होता है कि फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये दोनों ही फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में आते हैं। तो इसका आंसर होगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन ए 1940, 1950, 1956, 1960। कि टर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले कब आई थी? 1950 में। तो इसका आंसर होगा बी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट ए टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन सा टूल नहीं है? ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बी बजटरी कंट्रोल, सी ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, डी डिसीजन अकाउंटिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और डिसीजन अकाउंटिंग, ये तीनों की तीनों मैनेजमेंट के टूल हैं। तो सी पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को क्या हेल्प करती है? ओनली इन कंट्रोलिंग, ओनली इन प्लानिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ, नन ऑफ द एबव। मैनेजमेंट अकाउंट्स प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है और कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ए प्रिपरेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, बी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, सी recording of transactions, D assisting the management in performing its functions effectively। तो इसका आंसर है सी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर ए forecasting function, B recording, C reporting, D all of the above।
तो इसका जो मेन फंक्शंस है वो फोरकास्टिंग करना, पूर्वानुमान लगाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों चीज शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद ए एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, बी एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी, सी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स, डी एनालिसिस ऑफ सी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डी एनालिसिस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस मोस्टली जो कराई जाती है वो एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए की जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ट्रेंड रेशो इज यूज्ड इन, ट्रेंड रेशो कहाँ यूज होता है? ए वर्टिकल एनालिसिस, बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सी स्टैटिक एनालिसिस, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है सी स्टैटिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज नॉट द मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। इनमें से ट्रेंड एनालिसिस का कौन सा मेथड नहीं है? ए ट्रेंड परसेंटेज, बी ट्रेंड रेशो, सी एवरेज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है सी, एवरेज जो है वो ट्रेंड एनालिसिस का मेथड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द एनालिसिस बाय ए बैंकर फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग कैश क्रेडिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बैंकर्स होते हैं वो कैश क्रेडिट के लिए आप किस तरह की एनालिसिस करते हैं? इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो वो करते हैं इंटरनल एनालिसिस, आपके खातों की जांच करके, आपके लेन देनों की जांच करके, तभी आपको जो है लिमिट्स बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स। वो कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो क्विक एसेट्स में शामिल नहीं है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स और स्टॉक। तो स्टॉक जो है वो क्विक एसेट्स में नहीं आता। हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तब हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ए टेस्ट ऑफ ए लिक्विडिटी रेशियो, बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सी सॉल्वेंसी रेशियो, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है सी सॉल्वेंसी रेशियो। Question number 31, if the net profit margin of a firm is 20% and the ROI is 10%, total assets turnover must be। टोटल एसेट्स टर्नओवर निकालने के लिए ROI अपॉन नेट प्रॉफिट मार्जिन लिख लीजिए। 10% अपॉन 20% तो 0.5% आ गया। इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। फाइनेंशियल डाटा ऑफ ए कंपनी आर एज फॉलोज। ए करंट रेशियो है 2.7, क्विक रेशियो है 1.8, करंट लाइबिलिटीज है 6 lakhs, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 times, सेल्स फ्रॉम द एबव इज। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है। मैं ये मानता हूँ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस निल हुए तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में जो कैलकुलेशन के बाद डिफरेंस दिखता है वो दिखता है 0.9 का। 2.7 में से 1.8 घटाई 0.9 बचा। 0.9 का 6 lakhs में गुणा किया
तो करीब 5,40,000 रुपीज़ आए। अब इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 4 टाइम्स, तो सेल निकालने के लिए आप 4 का गुणा 5,40,000 रुपये जो आए थे 5,40,000 उसमें कर लीजिए। तो अमाउंट जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 21,60,000 रुपये। तो इसका आंसर होगा सी, 21,60,000 रुपये। अर्निंग पर शेयर इज ₹10, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 120, प्राइस अर्निंग रेशियो। मार्केट प्राइस 120/10 कर लीजिए तो 12:1 का रेशियो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस ये लॉसेस आर इक्वल टू, ये अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, दोबारा आया इसी पेपर में, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होकर क्या बनता है, तो ए फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनता है। द टर्म ऑफ फंड इज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स, फंड फ्लो एनालिसिस में फंड का मतलब क्या होता है। हम जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि फंड बराबर होता है वर्किंग कैपिटल के, और वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब इसका आंसर होगा बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, इनमें से कौन सा कैश का आउटफ्लो नहीं है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बढ़ने पर, इसका मतलब आपने पैसा पहले पेड करा है, इसका मतलब आउटफ्लो तो हुआ है पैसे का। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में बढ़ा तो इसका मतलब पैसा तो खर्च किया आपने। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कब होता है, बड़े हैं BR, और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जिनके बदले में हमने सेवा तो ली है बट अभी अमाउंट पे नहीं करा है। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैश आउटफ्लो का, कैश आउटफ्लो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 37, टोटल एसेट्स 2 लाख, डेटर्स एट द बिगनिंग 15,000, डेटर एट द एंड ऑफ 28,000, कैश सेल विल बी। टोटल सेल हुई 2 लाख रुपए की, देनदार ओपनिंग में थे 15,000 के, क्लोजिंग में थे 28,000 के। इसका मतलब देनदार कितने बढ़े, 28,000 में से 15,000 घटा दीजिए, 13,000 बढ़े। इसका मतलब 13,000 की उधार बिक्री करी हमने, क्रेडिट सेल 13,000 की हुई, तो टोटल सेल कितनी थी 2 लाख की। 2 लाख में से 13,000 घटाए कितने आए 1,87,000। इसमें ऑप्शन है 1,87,000, 2,13,000, 2,50,000, नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर होगा ए पॉइंट 1,87,000। टोटल सेल 5 लाख रुपए, क्रेडिट सेल 2,25,000 रुपये, टोटल परचेज 2,48,000 रुपये, क्रेडिट परचेज ₹1,08,000, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। आपने टोटल सेल करी 5 लाख की, जिसमें से उधार करी 2,25,000 की, तो नगद यानी कैश सेल कितनी हुई आपकी 2,75,000 की। इसी तरह से टोटल परचेज हुई 2,48,000 की, क्रेडिट परचेज हुई आपकी 1,08,000 की, तो आपने कैश परचेज कितने की करी 1,40,000 की। 2,48 में से 1,08,000 घटाई, 1,40,000 बचे। अब आपके पास पैसे कितने आई थी कैश सेल से 1,75,000 रुपये, वो 2,75,000 रुपये, और आपने परचेज कितनी करी थी कैश 1,40,000, तो 2,75,000 में से 1,40,000 घटाए, आपके पास बचे 1,35,000 रुपये।
उसके बाद आपने कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करे 40,000 रुपये, 1,35,000 में से 40,000 रुपये आपने घटाए तो आपके पास बचे 95,000 रुपये। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिल भी कितना होगा? 95,000। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39। इन केस ऑफ मटेरियल द की फैक्टर में बी, मटेरियल की दिशा में ए insufficient advertisement, restrictions imposed by quota, low market demand, all of the above। तो इसका सही आंसर होगा restrictions imposed by quota, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली ए लॉन्ग टर्म बजट? ए सेल्स बजट, बी कैश बजट, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, डी फ्लेक्सिबल बजट। सी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो होती हैं वो बजट होती हैं जिन पर आप लंबा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक लंबे समय के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म बजट कैटेगरी में आते हैं। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41। इफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी आर 12,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली, यानी अगर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत 60% कैपेसिटी पर 12,000 रुपये और 24,000 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 75% कैपेसिटी वुड बी। देखिए, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, चाहे वो 60% पे हो, चाहे 75% पे हो, चाहे 80 पे हो, चाहे 90 पे हो। जो भी चेंज ओवर आता है वो आता है वेरिएबल कॉस्ट में। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 24,000। तो 24,000 में 60 का भाग दें और 75 का गुणा करें। तो जब आप 60 का भाग देंगे 24,000 में और 75 का गुणा करेंगे तो कैलकुलेट होकर आएगा 30,000। तो 30,000 वेरिएबल कॉस्ट आई 75% पे और 12,000 आई फिक्स कॉस्ट। तो 30,000 और 12,000 कुल मिलाकर टोटल हो गया 42,000। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42। इफ सेल्स रेवेन्यू एट 60% कैपेसिटी इज 3 लाख रुपीज, अगर आपकी 60% की कैपेसिटी पर 3 लाख रुपए सेल होती हैं और 70% कैपेसिटी एट द फॉल इन सेलिंग प्राइस बाई 5% वुड बी। 60% कैपेसिटी पे 3 लाख, 70% कैपेसिटी पे कितनी होनी चाहिए? 3 लाख में 60 का भाग दिया, 50,000 आए, 70 का गुणा करा, 3,50,000 रुपये हो गए। अब ये कह रहा है कि 5% कीमत कम हो गई, तो 5% कम कर दीजिए। 3,50,000 का 5% निकाले, करीब 17,500 रुपये आया। 3,50,000 रुपये में 17,500 रुपये घटा दें, 3,32,500 रुपये आया। इसका मतलब आंसर हुआ बी, 3,32,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 43। रेस्पॉन्सिबल सेंटर आर ए कॉस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर, बी प्रॉफिट सेंटर, सी इन्वेस्टमेंट सेंटर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव इज रेस्पॉन्सिबल सेंटर। 44। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड। ऑप्शन है ए टू फाइंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, बी टू फाइंड डिफरेंस इन कॉस्ट, सी टू नो ब्रेक इवन पॉइंट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 45। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर विद। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत स्टैंडर्ड कॉस्ट किससे कंपेयर की जाती है? ए हिस्टोरिकल कॉस्ट, बी एक्चुअल कॉस्ट, सी एस्टिमेटेड कॉस्ट, डी नन ऑफ द एबव। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपेयर होता है एक्चुअल कॉस्ट से।
तब वेरिएंस की वैल्यूएशन की जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल आर। स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटरी कंट्रोल के बीच क्या रिलेशन बनता है? कहता है इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, पहला। बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है सी, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। लेकिन इस क्वेश्चंस के आंसर में कुछ ऑथर्स एक इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर को भी सही बताते हैं। तो आप अपनी बुक से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 47, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस एंड एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड इज सेड टू बी। तो डायरेक्ट वेजेस जो निकलती है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के रिगार्डिंग होती है। तो इस वेरिएंस को कहते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। 48, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां पर यूज नहीं होती है? ए वेयर मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट। बी वेयर वर्कर्स आर स्लो। सी वेयर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, या ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर सी, वेयर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। जहां पर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनती है वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई भी यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 49, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट अंडर ए मार्जिनल कॉस्ट, बी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। मार्जिन कॉस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं तब ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, ए कॉस्टिंग मेथड in which the fixed factory overheads are added to inventory valuation is A direct costing, B marginal costing, C absorption costing, D none of the above। तो इसका सही आंसर है C absorption costing। क्वेश्चन नंबर 51, प्रॉफिट शो बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग will tend to exceed profit show by the marginal costing method if A units produced exceed units sold, B variable manufacturing cost decrease, C unit cost exceed unit produce, D fixed manufacturing cost decrease। इसका आंसर है ए यूनिट प्रोड्यूस एक्सीड यूनिट सोल्ड। यानी कि जितनी यूनिट आपने बनाई हैं वो ज़्यादा है यूनिट जो आपने बेची है, उस स्थिति में ये कंडीशंस लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 52, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज की दशा में क्या होगा? आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट और प्लस कंट्रीब्यूशन बराबर CL की होता है। यदि आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा आपको। तो इसके ऑप्शन हैं ए रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन, बी इंक्रीज द PV रेशियो,
सी इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डी इंक्रीज द प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा ए, रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 53, पीवी रेशियो डेफिसिट ए, रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, बी रिलेशनशिप टू नेट प्रॉफिट टू सेल, रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल, डी रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। पीवी रेशियो आपको क्या दिखाता है? पीवी रेशियो का भी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कराए थे शुरू में। पीवी रेशियो के कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन और सेल का जो रिलेशनशिप होता है वो शो करता है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹15, फिक्स कॉस्ट आर 90,000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ₹25 per unit. If break-even point is to be lowered to 6,000 unit, the selling price should be. कितने रुपए हम कम कर सकते हैं? नई अगर हमें सेलिंग प्राइस बनानी, ये कहता है कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 90,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 25 रुपये है, जो भी बीईपी निकल रहा हो। लेकिन आज हम बीईपी चाहते हैं 6,000 यूनिट पे। तो आप हमें ये बताइए कि हमें कितना नया जो है सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, फिक्स कॉस्ट बीईपी यूनिट का फॉर्मूला होता है बीईपी यूनिट बराबर फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 बराबर 90,000 बटे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15 रुपये। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30 रुपये पर यूनिट, इसलिए इसका आंसर होगा बी। पीरियड कॉस्ट मीन्स, क्वेश्चन नंबर 55, पीरियड कॉस्ट मीन्स ए वेरिएबल कॉस्ट, बी फिक्स कॉस्ट, सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और डी प्राइम कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा बी फिक्स कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इन द फॉलोइंग विच कॉस्टिंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नन ऑफ दीज। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं, इसलिए ये मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो आंसर नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन फिक्स कॉस्ट इज ₹10,000 and PV ratio is 20%, then break even points will be आपको फॉर्मूला बताया था बीईपी रुपीस का, एफ अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, एफ 10,000, पीवी रेशियो बटे 20 इंटू 100, 20 पंजे 100 और 5 का 10,000 में गुणा करा तो 50,000 रुपये आ गए। आंसर होगा सी 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच ए टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो इसका आंसर होगा सी, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। 59,
द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ कौन कौन करते हैं? ए मैनेजर करते हैं, बी शेयर होल्डर करते हैं, सी डिवेंचर होल्डर करते हैं, डी ऑल ऑफ द। इसका मतलब सभी करते हैं। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 60, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एस्टिमेटेड ऑफ फैक्ट्स, बी एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, सी रिकॉर्डेड फैक्ट्स, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है सी, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन 61, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग, फॉर कॉस्टिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज नॉट ए फिक्टिटियस एसेट्स। इनमें से कौन सा फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है? प्रीपेड एक्सपेंसेस फिक्टिटियस एसेट्स है, अंडरराइटिंग कमीशन फिक्टिटियस एसेट्स है, प्रीमियरली एक्सपेंसेस फिक्टिटियस एसेट्स है, डी नन ऑफ द एबव। इसका मतलब इनमें से कोई भी फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज द करेंट लायबिलिटीज। इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटीज है? डिवेंचर नहीं होती, बैंक लोन नहीं होते, रिजर्व नहीं होते, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज में आता है। इसका मतलब आंसर नंबर डी, बैंक ओवरड्राफ्ट। आइडियल करंट रेशो, क्वेश्चन नंबर 64, आइडियल करंट रेशो। करंट रेशो का आदर्श अनुपात क्या होता है? आइडियल करंट रेशो ए 1:1, बी 1:2, सी 2:1, डी 2:3। करंट रेशो का आइडियल रेशो जो है वो है 2:1 और लिक्विड रेशो का आइडियल रेशो है 1:1। आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है सी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 65, प्रीमियरली एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंसेस ऑफ ए फिक्स एसेट्स, बी करंट एसेट्स, सी फिक्टिटियस एसेट्स, डी करंट लायबिलिटीज। तो इसका सही आंसर है सी, फिक्टिटियस एसेट्स, क्योंकि कृत्रिम संपत्ति है एक तरह की। क्वेश्चन नंबर 66, इफ करंट एसेट्स ₹2 lakhs इंक्लूडिंग इन्वेंट्री 50,000, फिक्स एसेट्स 3 lakhs, करंट लायबिलिटीज 1,25,000, तो क्विक रेशियो बताइए। क्विक रेशियो कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री घटा दी जाए तो क्विक एसेट्स निकल आएगी। 2 लाख में से 50,000 घटा दिए तो 1,50,000 रुपये आ गए। और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1,25,000 रुपये, तो 1,50,000। तो करंट क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज। इसका मतलब 1,50,000 बटे 1,25,000। तो इसका रेशियो आएगा 1:1. क्वेश्चन नंबर 67, करंट एसेट्स ₹3,80,000, करंट लायबिलिटीज 2,40,000, स्टॉक 1,60,000, लिक्विड रेशियो विल बी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3,80,000 में से स्टॉक घटा दीजिए 1,60,000 का, तो ये बचता है 2,20,000 और करंट लायबिलिटीज है आपकी 2,40,000। तो जब लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करेंगे तो 2,20,000 अपॉन 2,40,000, तो 0.91 करके आएगा रेशो 1। तो इसका सही आंसर है 0.9:1 का। क्वेश्चन नंबर 68, द ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आर ऑफ फंड्स। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहां पर दिखाई जाती है? फंड फ्लो में। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो के यूजेस ऑफ फंड की तरफ दिखाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, यूजेस ऑफ फंड में। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? इफ द टोटल सेल ऑफ ₹2,60,000, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड 2 lakhs और सेल्स रिटर्न इज 10,000।
टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न घटाई, 2,60,000 में से 10,000 घटाए, 2,50,000 आए, और 2,50,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाए 2 लाख की। तो आंसर कितना आया? 50,000। तो ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, 2,50,000 के कितने परसेंट है? 50,000 इंटू 100 बटे 2,50,000, 20%। इसके ऑप्शन थे ए 13%, बी 28%, सी 20%, डी 26%। तो हमारा आंसर आया 20%। इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 70, डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इफ करंट एसेट्स इज ₹1,50,000, करंट लायबिलिटीज इज ₹1,00,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख। आपको क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 1,50,000 में से 1 लाख घटाई आपने तो कितने बचे? 50,000। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो 3 लाख बटे 50,000 कितना आया? 6 टाइम। तो हमारा ऑप्शन हुआ बी, ऑप्शन सही है। इसका मतलब आंसर हुआ बी, 6 टाइम। क्वेश्चन नंबर 71, जर्नल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर बेस्ड ऑन, जर्नल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस पर बेस्ड होते हैं? ए इन्वेस्टमेंट, बी सेल्स, सी ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। तो उसका सही आंसर है बी, सेल्स पर डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, डाटा इन मैनेजमेंट अकाउंट्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए कॉस्ट अकाउंट, बी फाइनेंशियल अकाउंट, सी अदर सोर्सेज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ए कॉस्ट अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 73, टोटल एसेट्स इज इन 2080 10 लाख नेगेटिव और 2019 15 लाख पॉजिटिव। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? 10 लाख माइनस के 15 लाख प्लस के डिफरेंस करा आपने, तो 10 लाख से 15 लाख प्लस तक जाने में 10 पहले माइनस के आए तब इक्वल हुए होंगे, फिर प्लस में चले 15, तो डिफरेंस आया करीब 25 लाख का। 25 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है? 25/10 इंटू 100 करीब 250%। तो इसका आंसर होगा सी, 250। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंट्स का एडवांटेज नहीं है? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बी इकोनॉमिक अप्रेजल, सी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस, डी फैसिलिटेड कम्युनिकेशंस। तो इसका आंसर है सी, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस। क्वेश्चन नंबर 75, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? एक्चुअल सेल में से बीईपी सेल घटाने पर जो आती है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। अगर एक्चुअल सेल रुपए में है तो बीईपी सेल रुपए में आप घटाइए, जो निकल के आएगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपए में निकल के आएगी। और एक्चुअल सेल यूनिट में है तो बीईपी सेल यूनिट में आप उसे घटाइए, एमओएस यूनिट में आएगी। तो उसका सही आंसर है सी, सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। इस तरह के आपके पिछली साल का जो पेपर है पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें से यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा।